गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी की क्लास में आपकी जो पाठ्य पुस्तक है कृतिका भाग 1, इसमें हम आपका दूसरा अध्याय जो है पार्ट 2 मेरे संग की औरतें ये पढ़ेंगे। और इसकी लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग जी। मृदुला गर्ग जी का ये लेख है। तो आओ पढ़ते हैं बच्चों। मेरे संग की औरतें। मेरी एक नानी थी, जाहिर है मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। लेखिका क्या बता रही है कि अपनी नानी के विषय में बता रही है। मेन उनका यही है कि उनके परिवार में उनकी नानी जो थी वो किस प्रकार की महिला थी और उनकी माँ जो है वो उनकी परवरिश कैसे हुई, ये इस जो अध्याय में लेखिका ने बताया है। तो वो बता रही हैं कि मेरी एक नानी थी, जाहिर है सबकी एक ही नानी होती है ना, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मतलब लेखिका के पैदा होने से पहले ही उनकी नानी यहाँ से इस दुनिया से चली गई थी, विदा हो गई थी। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। अब लेखिका तो बता ही रही हैं कि उनके पैदा होने से पहले उनकी नानी जो है वो चल बसी थी, है ना। तो क्या कह रही है कि इसीलिए हम लोग खुद ही कहानियाँ कहने के लिए सोचने लगे, खुद कहानियाँ कहने लगे। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। क्या कह रही हैं लेखिका कि नानी से कहानी तो नहीं सुनी, लेकिन हमने नानी की कहानी सुनी कि नानी हमारी कैसी थी, और तब उसका असली मर्म समझ आया कि तब इनको समझ आया कि क्या होता है जो कहानी सुनाई जाती है बचपन में। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। अब लेखिका बता रही है कि उनकी नानी कैसी थी। वो बिल्कुल पारंपरिक थी, अनपढ़ थी, नहीं पढ़ी लिखी थी, पर्दानशी रहती थी, मतलब पर्दे में रहती थी, घूंघट ओढ़ कर रहती थी, क्योंकि उस ज़माने में घूंघट का बहुत चलन था, है ना। और कैसे थे उनके जो पति हैं, वो उन्हें शादी के तुरंत बाद ही छोड़कर कहाँ चले गए थे? बैरिस्ट्री वकालत पढ़ने के लिए कहाँ चले गए थे? विलायत चले गए थे, दूसरे देश। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग ज़िंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। अब जाहिर सी बात है कि जब पति विदेश से आया पढ़कर, तो उनका रहन सहन, इतनी बड़ी डिग्री लेकर आया वो, है ना, वकालत की डिग्री लेकर आए, तो उनका रहन सहन, पहनने ओढ़ने का तरीका, बातचीत का सारा चीज़ बदल गया था। लेकिन जो नानी है, लेखिका की नानी, वो बिल्कुल वैसी ही थी। पति का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, वो वैसी ही थी जैसे वो पहले थी। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र में इतना डराया कि वे एकदम मुँहज़ोर हो उठी। अब नानी तो वैसे स्वभाव से कैसी थी? शांत थी, बहुत ही घरेलू महिला थी, अनपढ़ थी। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे उन्होंने ये देखा कि मेरी मौत जो है करीब आ रही है ना, तो उन्होंने क्या किया, 15 वर्षीय उनकी जो इकलौती बेटी थी, एक ही बेटी थी, मतलब लेखिका की जो माँ थी, है ना, उनके विषय में बात हो रही है कि लेखिका की जो माँ थी वो अपनी माँ की इकलौती संतान थी, अपने माता पिता की। तो उसकी फिक्र थी लेखिका की नानी को कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, है ना। तो वे एकदम मुँहज़ोर उठी। पहले जो शांत रहती थी ना, वो बेटी की चिंता इतनी सताने लगी कि वो बिल्कुल शांत महिला से एकदम बोलने वाली हो गई, है ना। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। अब वो बोली अपने पति से, लेखिका के नाना से बोली कि मैं कोई पर्दा वर्दा नहीं जानती, अब मुझे जो स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा हैं, मुझे उनसे मिलना है। सब दंग हैरान रह गए, बिल्कुल सब दंग और हैरान रह गए, क्योंकि उस ज़माने में इतना मेल मिलाप नहीं होता था, है ना, घर की औरतें पर्दे में ही रहती थी। फिर क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं कि जिस पर्दानशी औरत ने पराया मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की, आखिर वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने नहीं की थी, पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी।
अब नाना जो है वो समझ गए कि मौका क्या है, कि किस प्रकार का माहौल है, कि ये बीमार है और इन्हें चिंता है अपनी बेटी की। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए, है ना। वो ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं की, अपनी पत्नी से ज़्यादा बातचीत नहीं की और गए और अपने दोस्त को ले आए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया और उनको कहा कि ये आ गया। अब तो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज़ था। अब नानी जो बोली वो और ज़्यादा अचरज में पड़ने वाली बात थी। क्या थी? उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। अब देखिए वाकई बहुत विचित्र बात है। उनके घर में मेंबर थे, लड़की के पिता स्वयं थे, नाना थे, है ना। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, क्या बोल रही हैं कि मेरी लड़की के लिए वर आप ढूंढोगे, मेरे पति तो साहब हैं। अपने पति के विषय में बता रही कि मेरे पति क्या हैं? साहब हैं, उन्होंने वकालत की है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। वो क्या कहती हैं कि मेरी बेटी के लिए कैसा चाहिए? एक साधारण इंसान। वो कैसा? आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। अब कहीं न कहीं यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जो लेखिका की नानी थी वो किससे प्रभावित थी? जो स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल है उनकी छवि से, स्वतंत्रता सेनानियों से वो प्रभावित थी जो उस समय में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो वो कहती कि आप जैसा ही आज़ादी का एक सिपाही आप ढूंढकर मेरी बेटी की शादी करवाना। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। सही बात है। देखो वो साधारण घरेलू महिला, लेकिन उनके अंदर के विचार कैसे थे? वो भी स्वतंत्रता चाहती थी लेकिन खुद वो कैद में रहती थी। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती ज़रूर रही। लेखिका अपनी नानी के बारे में बता रही है कि मेरी नानी साधारण महिला थी लेकिन उन्होंने किसी की ज़िंदगी में कोई रोक टोक नहीं किया, स्वतंत्र विचारों की थी लेकिन वे अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जीती रहीं। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। तो क्या कह रही कि क्रांतिकारी लोग भले ही बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं, है ना, लेकिन उनके साथ जो है इस प्रकार की कोई मजबूरी नहीं है। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था, जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा ढेला तक नहीं था। वो अपनी माँ के विषय में बता रही हैं कि उनकी माँ की जो शादी हुई है ना, लेखिका के पिता, उनके बारे में बता रही हैं कि वो कैसे थे? पढ़े लिखे होनहार युवक थे और आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था, है ना। तो ये क्या होता था? उस ज़माने में अपराध होता था, अंग्रेज़ों के ज़माने में, है ना। तो वो एक फॉर्म भरे थे, ICS का एग्ज़ाम, है ना, उन्होंने देना था, लेकिन इस एग्ज़ाम में बैठने से उन्हें रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया था और ये अपराध हो गया था। उस ज़माने में ये अपराध था अंग्रेज़ों के हिसाब से, लेकिन उन्होंने तो अच्छा काम किया था, आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था, जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा ढेला तक नहीं था। अब वो क्या बता रही कि उनके पास पुश्तैनी कुछ भी नहीं था, कोई भी पुश्तैनी पैसा उनके पास नहीं था जो विरासत में मिलता है। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। अब अपने माँ के बारे में बता रही कि मेरी बेचारी माँ क्या करी, गांधी जी के सिद्धांतों के चलते उसी में वे चलती रही, गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित अपना जीवन कर लिया और वो भी क्या करने लगी? सादा जीवन ही जीने लगी। उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। अब देखिए क्या करें कि खादी की साड़ी उनसे नहीं संभलती थी, रात रात भर जाग कर वे इसे पहनने का अभ्यास करती। उस ज़माने में खादी चलता था, है ना, खादी की साड़ी वे पहन नहीं पाती थी, तो वो उसको पहनने के लिए रात रात भर जाग कर क्या करती थी? प्रैक्टिस करती थी कि ये खादी की साड़ी मैं कैसे पहनूँ, इसको किस प्रकार संभालूँ, जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। बिल्कुल दिन में उनको शर्मिंदगी होती थी क्योंकि कई लोग देखते थे कि ये साड़ी पहन ही नहीं पाती ढंग से, है ना। वे कुछ ऐसी नाजुक थीं कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था,
हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छींके पर टांग दी। मतलब लेखिका की जो माँ थी वो बहुत ही नाजुक थी, बहुत ही कोमल थी, है ना। उनकी सास भी उनको ताने मारती थी। गनीमत यही कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की थी। मतलब वो जैसी सुकुमार थी वैसे ही वो रहती थी, उनके लिए कोई बंदिशें नहीं थी। क्यों नहीं की, उसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने लगते। तो ये बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, है ना। लेखिका की माँ जो उनके पिता कौन थे, वकालत करके आए थे फॉरेन से। बस जात से वे हिंदुस्तानी थी, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज़ थी। मतलब लेखिका की जो माँ है वो दिखने में भी बहुत फॉरेनर टाइप की थी, बहुत सुंदर थी और लिखाई पढ़ाई भी उनकी बहुत अच्छी थी। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे, गांधी, नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले। अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया जाने लगा था। भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे हम। और कई लोगों के साथ ऐसा भी होता था कि आज़ादी की लड़ाई लड़ तो रहे हैं लेकिन जेब उसमें खाली होती जा रही है। दबदबा उनके साहबी ससुर का ही था। बिल्कुल लेखिका के जो नाना साहब थे वो साहब थे, तो उनका बहुत दबदबा था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर पे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी और उससे रोमांचक कोई परिकथा होती। मतलब बहुत नाजुक बेटी थी लेखिका की माँ, है ना। उनको वो जो उनके पिता थे उन्होंने किसको दे दिया, एक सिरफिरे लड़के को उनसे शादी करा दी। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएँ थीं जो कहानी की तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। अब लेखिका ने जो कहानी सुन रही थी वो और ज़्यादा उनके लिए मज़ेदार बनती जाती थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। मतलब इनकी माँ भी जो थी, इनकी शख्सियत पहचान ही कुछ अलग थी जिससे लेखिका बहुत प्रभावित थी। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। लेखिका की जो माँ है वो भी बहुत ईमानदार और बहुत खूबसूरत, बहुत ही कहना चाहिए कि गुणी महिला थी, है ना। और लेखिका जो है उनसे बहुत प्रभावित थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। तो लेखिका की माँ जैसी थी उनको उनके घर में बहुत इज़्ज़त मान सम्मान मिलता था। उनसे वो नाजुक थी तो उनसे किसी भी प्रकार का हार्ड वर्क या फिर कोई भी कठोर काम नहीं करवाया जाता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय ज़रूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। अब लेखिका की माँ का प्रभाव इस प्रकार था कि उनसे घर के जो मामले होते थे, बड़े मामले, छोटे मामले, उनसे राय ली जाती थी और बिल्कुल उनसे निभाया जाता था उनकी राय मांग कर, है ना। तो आगे का जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, हम इसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत बड़ा है ना। तो नेक्स्ट क्लास में इसको आगे का चैप्टर समझेंगे हम।